हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, जिसका कोड है 346 FX, वर्ष 2024 के लिए 6वां सेट। और इस सेट का आज तीसरा पार्ट है। पहले के 2 पार्ट में मिला करके हमने सवाल नंबर 5 के 4 खंड तक सॉल्व किया है। और उसके बाद ये जो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, तो इस पर अकेले अकेले की एक वीडियो है और साथ में पीछे के सेटों में रिपीट हुआ है, इसलिए हमने इन सभी प्रश्नों को छोड़ दिया है। और उसके बाद है सवाल नंबर 6। एक सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश और V विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E और विद्युत स्थितिज ऊर्जा U होती है, यानी जब हमने उसको चार्ज कर दिया उस समय की बात है ये। और यदि संधारित्र को स्रोत से अलग करके अब उसके बीच में कोई के परावैद्युतांक की कोई पट्टी रख दिया जाए तो नया मान निकालना है। धारिता, विभवांतर, आवेश, विद्युत क्षेत्र, स्थितिज ऊर्जा, 5 चीजें हैं, निकालनी है। तो पहला जो कंडीशन है वो है वायु संधारित्र, यानी उसके प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है। पहला कंडीशन जो है वह है वायु संधारित्र। और इस वायु संधारित्र के इन्होंने दिया है कि उस पे आवेश Q है, धारिता C है और विभवांतर V है, ये सारी चीजें हैं। तो वायु संधारित्र के लिए उन्होंने दिया है कि आवेश Q और धारिता C, विभवांतर, इन्होंने कहा कि विभवांतर है V। अब उसके बाद इसमें समस्या यह है कि बैटरी से जब कंडेंसर को पूरी रूप से आवेशित कर दिया गया है, उसके बाद बैटरी निकाल ली गई है, फिर पट्टी डाला गया है। एक कंडीशन ऐसा होता है कि बैटरी लगी रहती है, उसके उसी बीच में परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाता है। तो फिलहाल इसमें कंडीशन अलग है, बैटरी को हटाने के बाद या विभवांतर को हटाने के बाद उसके अंदर परावैद्युत पदार्थ डाला गया। तो वायु संधारित्र वाला ये हो गया। अब अगला कंडीशन है परावैद्युत डालने पर। परावैद्युत पदार्थ। अब इस कंडीशन में क्या नहीं बदलेगा, ये चीज आपको ध्यान देनी है। एक बार अगर संधारित्र जो है पूर्ण रूप से आवेशित हो जाए तो जब हम उसके अंदर परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं तो उसकी जो धारिता C होती है, मतलब जो नई धारिता आएगी, मान लो हमने इसको C के संकेत दिया, तो ये जो संधारित्र की धारिता होगी, ये संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाती है। और ये संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है, जहाँ A एप्सिलॉन नॉट और बाई D जो लिखा है, यह है वायु संधारित्र की धारिता। यानी वायु संधारित्र की धारिता से K गुना बढ़ जाएगी नई वाली। तो एक चीज तो ये हमने निकाल लिया। उसके बाद इसके अंदर हमें निकालना आवेश, कि आवेश क्या होगा, जिसको हम Q लिख देते हैं, Q K से दिखा देते हैं। नया वाला आवेश कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो जो नया वाला आवेश होगा, ये वाला आवेश और जो पुराना वाला आवेश है, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। नंबर 3, जो विभवांतर होगा उसके बारे में क्या ख्याल है। विभवांतर VK, ये जो विभवांतर है ये पहले की अपेक्षा डिक्रीज हो जाएगा, यानी ये K गुना घट जाएगा। नंबर 4, विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू है ये भी घट जाएगी K गुना। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसको हम UK से लिख देते हैं। ये वाली चीज विद्युत स्थितिज ऊर्जा
जब हम उसके अंदर पराविद्युत पदार्थ डाल देंगे तो सूत्र क्या होगा, नई एनर्जी हाफ सी के इंटू वी के का स्क्वायर, नया विभवांतर नया धारिता, तो हाफ सी के ये जो वैल्यू है ये है के सी और वी के ये है वी बाई के का वर्ग, तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, एक से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर बाई के। तो हाफ सी वी स्क्वायर जो होता है ये है वायु में एनर्जी, यानी ये भी के गुना घट जाएगा। केवल एक ही चीज बढ़ेगी, वो है धारिता। जो ये लिखा हुआ है, केवल एक ही चीज बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगा, आवेश स्थिर रहेगा और उसके बाद विभवांतर के गुना घट जाएगा, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू के गुना घट जाएगी और एनर्जी भी के गुना घट जाएगी। केवल ये आवेश का मान नहीं बदलेगा, क्योंकि एक बार आवेशित करके आपने बैटरी को हटा लिया है। उसके बाद जब आप परावैद्युत पदार्थ डालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन कैपेसिटर की धारिता बढ़ जाएगी और विद्युत एनर्जी, ये जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल, वो भी के गुना घट जाएगा। ये है सवाल नंबर 6 का जवाब। ये यहाँ से यहाँ तक का इसका सॉल्यूशन। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 का ऑप्शनल है। सेल और बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है? किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोग या संयोजन लिखा हुआ संयोजन उपयोगी होता है और क्यों? बैटरी सेल में अंतर बताओ और साथ में कहा श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम संयोजन कब फायदेमंद होता है और कारण सहित बताना है। तो सेल के बारे में हमने पहले से लिख रखा। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखती है, उसे हम सेल कहते हैं। बैटरी जो है यह 2 या उससे अधिक सेलों का एक संयोजन है, तो हम उसको कह देते हैं बैटरी। ये हो गया दोनों के बीच में अंतर। श्रेणी क्रम संयोजन, जब बहुत कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब हम अधिक प्रबल धारा को पा सकेंगे। अगर हम उच्च आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को जोड़ते हैं तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो उन्हें सीरीज कनेक्शन किया जाए। दूसरा, समांतर क्रम संयोजन जो है, बहुत अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर अधिक प्रबल विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। यानी इसके लिए जो हाई वैल्यू की इंटरनल रेजिस्टेंस वाली सेलें हैं उन्हें हमें पैरेलल कनेक्ट करना होगा, और अगर लो वैल्यू की हैं तो हमें उन्हें सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तब हम इन दोनों दशाओं में मैक्सिमम करंट पा सकेंगे। और उसके बाद यह है कि अगर हमारे पास मिश्रित संयोजन है तो हमें क्या करना होगा? मिश्रित संयोजन में बाह्य परिपथ में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए संयोजन में लगी सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वही वैल्यू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के हम उसके अंदर से मैक्सिमम करंट पा सकेंगे। तो यह है सवाल नंबर 6 का ऑप्शनल। यहाँ से पूरा शुरू हो रहा है, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला सवाल है 7वां। एक अभिसारी और अपसारी लेंस की फोकस दूरी f1 और f2 है। यदि दोनों को संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में संयुक्त लेंस की प्रकृति लिखकर किरण आरेख बनाइए। यह है 7वां सवाल नंबर 7। एक अभिसारी है और एक अपसारी। अभिसारी माने उत्तल लेंस। तो दिया हुआ है अभिसारी लेंस की फोकस दूरी f1, तो चिन्ह प्लस में रहेगा, और अपसारी लेंस की फोकस दूरी, इसका चिन्ह माइनस में रहेगा। अब अगला रहेगा संयोजन की फोकस दूरी।
संयोजन की फोकस दूरी जो f होता है उसका सूत्र होता है f1 माइनस f2। सॉरी, यहाँ f1 माइनस f2 करके नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे हम पहले सूत्र लिख देते हैं। सूत्र है 1/f इक्वल होता है 1/f1 प्लस 1/f2। अब f1 का चिन्ह प्लस है और f2 का चिन्ह माइनस है। अगर इनको हम सॉल्व करें तो f की वैल्यू हमें मिलेगी f2 का इधर गुणा f1 का उधर गुणा बटे में f1 f2, ये हमें मिलेगा संयोजन की फोकस दूरी f2 माइनस f1 बटे में f1 इंटू f2। अब यहाँ से हमारे पास है 3 कंडीशन। पहला कंडीशन इन्होंने दिया है f1 ग्रेटर देन है f2, f1 की वैल्यू बड़ी है। तो जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो f का मान ऋण में आएगा। तो लिखेंगे f1 ग्रेटर देन f2 में f नेगेटिव होगा, यानी संयोजन या संयुक्त लिख दें, संयुक्त लेंस की प्रकृति अपसारी, यानी ये अवतल जैसा दिखाएगा। नंबर 2, f1 लेस देन f2, जब f1 का मान छोटा हो और f2 का मान बड़ा हो तो ये धनात्मक ही आएगा, मतलब f की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। मतलब संयुक्त लेंस की प्रकृति अभिसारी। और इन्होंने तीसरा कंडीशन दिया है कि जब f1 बराबर हो f2 के, तो जब f1 f2 बराबर हो तो f का मान 0 आएगा, यानी f की वैल्यू 0 आएगी, यानी इसकी कोई फोकस दूरी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे संयुक्त लेंस एक शीशे का टुकड़ा हो जाएगा बस। संयुक्त लेंस एक पारदर्शी शीशा के जैसा ये हो गया इसका जवाब। 3 कंडीशन दिया हुआ था। तो ये है सवाल नंबर 7वें का पहला पार्ट जो है, ये उसका जवाब। इन्होंने इसमें कहा है कि इसमें किरण आरेख भी बना करके दिखाओ। तो सिंपल है, आप बना सकते हो। पहले कंडीशन के लिए f1 की वैल्यू बड़ी लेनी है और f2 की वैल्यू छोटी लेनी है। तो आपको मालूम है कि वो बन गया अपसारी, यानी वो अवतल जैसा दिख रहा है। एक की वैल्यू बड़ी है और एक की वैल्यू छोटी है। तो ऐसे आपको प्रिंसिपल एक्सिस बना देना है। यहाँ पे मान लो ये ऐसे गया। अब ये इसकी फोकस दूरी है, मान लो ये f1 है ये चीज़, और ये f2 इसका थोड़ा सा छोटा होना चाहिए क्योंकि सवाल के हिसाब से f2 छोटा होना चाहिए, f1 बड़ा, तो ये थोड़ा सा छोटा लेंगे ऐसे करके। तो ये लाइट इसकी तरफ आने जानी है, लेकिन ये टकराएगा कहाँ, इस जगह से। तो ये वापस यहाँ से खुलता हुआ चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको किरण आरेख बनाना, आप इसको बना सकते हो और लगेगा कि ये यहाँ कहीं से जा रहा। तो ये एग्जैक्ट यहाँ से ये वैल्यू नहीं जाएगी। ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, ये इन दोनों का जो सोल्यूशन आएगा f2 और f1 का, ये वहाँ से रिजल्ट आएगा। तो इसका कहीं और हो जाएगा फोकस दूरी जो भी हो। अब कितनी बड़ी छोटी होगी वो कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो हम यहाँ एक नंबर ले लेते हैं, हम f2 की जगह मान लो 2 ले लेते हैं और f1 की जगह पे 3 ले लेते हैं। तो ये 2 और 3 ये हो जाएगा ऋण 1 और नीचे 6, यानी ये 1 से भी नीचे इसकी फोकस दूरी चली गई। मतलब जो इसका नेट रिजल्ट आएगा वो नेट रिजल्ट इन दोनों में से यहाँ पे जो आपने वैल्यू ले ली है उससे भी कम आने वाला है। तो ये इसकी फोकस दूरी जो है यहाँ इसके बीच में से कहीं पे बन के जाएगी। तो आपको इस हिसाब से कैलकुलेट करके और देखना होगा कि ये वैल्यू कहाँ से जाने वाली है।
सेम इस हिसाब से जब आप दूसरा बनाओगे, ये वाला चीज़ जिसमें आपने F1 को बढ़ा लिया है, तो F1 को बढ़ा लिया मतलब एक की फोकस दूरी आपने अधिक रखी ये वाले की, तो यहाँ पे आप देखो ये जो अगला कंडीशन है इसमें F1 छोटा लेना है और F2 बड़ा लेना है। तो F1 को छोटा लेना है और F2 को आपको बड़ा लेना है। तो जब आप F2 को बड़ा लोगे, जैसे 3 और ये 1 या 2 आपने ऐसा ले लिया, तब भी जो रिजल्ट आएगा वो उन दोनों से कम आएगा। यानी ये अभिसारी तो होगा लेकिन इसकी फोकस दूरी अब पहले से काफ़ी कम हो जाएगी, यानी पहले कहीं और रहेगा, बाद में कहीं और आ जाएगा। और जो अगला कंडीशन है जिसमें दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों फोकस दूरियां बराबर हैं, तो जो लाइट आएगा बिल्कुल ऐसे का ऐसे निकल के चला जाएगा। तो इसकी 3 कंडीशन है। बाकी इस पे डिटेल वीडियो हमने जो रे ऑप्टिक्स का हमारा प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेगा, ये पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर ही आपको मिल जाएगा। तो ये है सवाल नंबर 7वें का जवाब। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 का ऑप्शनल। खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना निम्नलिखित आधार पर करो, अवयव और आवर्धन क्षमता के आधार पर। तो यहाँ हमने दोनों के बीच डिफरेंस कर दिया है। खगोलीय दूरदर्शी है एक तरफ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी का काम होता है दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाई जाती है निकट वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए। खगोलीय दूरदर्शी में अवदृश्य की फोकस दूरी काफ़ी अधिक रखनी पड़ती है और अवदृश्य की फोकस दूरी इसमें सूक्ष्मदर्शी में कम रखनी पड़ती है। नेत्रिका की फोकस दूरी दूरदर्शी में कम होगी और नेत्रिका की फोकस दूरी सूक्ष्मदर्शी में अधिक होगी। इसकी आवर्धन क्षमता ये गलती से इधर उधर हो गए। आवर्धन क्षमता जो इसकी है यह है -FO/FE 1 + FI/D, और इसकी आवर्धन क्षमता है 1 + D/FI और आगे है -VO/U। ये जो दो के दोनों जो सूत्र हैं ये है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा उस समय का ये सूत्र है। और इसमें यही कहा था इन दोनों के बीच में अंतर बताओ, और साथ में यहाँ पे कहा है कि कारण सहित स्पष्ट करो कि उपरोक्त में से किसी एक युक्ति को दूसरे युक्ति की तरह प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं। तो इसका जवाब है एक युक्ति को दूसरे युक्ति के जैसा बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। बस करना ये होगा कि हमें अगर सूक्ष्मदर्शी को दूरदर्शी के जैसा इस्तेमाल करना है तो हमें उसको घुमा देना होगा, यानी जो नेत्रिका यानी जो लेंस आँख की तरफ है वो लेंस अगर हम वस्तु की तरफ कर दें और जो वस्तु की तरफ है वो हम नेत्र की तरफ कर दें, तो इस तरीके से हम अवदृश्य और नेत्रिका को बदल करके हम दूरदर्शी को सूक्ष्मदर्शी के जैसा या फिर सूक्ष्मदर्शी को दूरदर्शी के जैसा प्रयोग कर सकते हैं। कारण यह है दोनों की फोकस दूरियों में अंतर। तो यह है सवाल नंबर 7 का ऑप्शनल। अगला सवाल है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाओ और इसके आधार पर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय ऊर्जा और नाभिकीय संलयन इन सब के बारे में बात करनी है। तो इसका भी जवाब हमने पहले से लिख रखा है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के प्रति न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक होती है। यानी जितनी ऊर्जा से न्यूक्लियन आपस में बंधे रहते हैं उन न्यूक्लियनों को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे हम कहते हैं बंधन ऊर्जा। इसका सूत्र यहाँ पे है ΔM × 931/A मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ A का मतलब है द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या। उसके बाद नाभिकीय विखंडन है। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वो नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है और इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसी घटना को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। जैसे 92 यूरेनियम 235 पर 1 न्यूट्रॉन की बमबारी हो तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन नए पैदा होते हैं और साथ में ऊर्जा भी बाहर आती है। और उसके बाद अगला है नाभिकीय संलयन। जब 2 हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी जब छोटे छोटे नाभिक आपस में एक होकर के एक बड़ी नाभिक बनाने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसी घटना को कहते हैं नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन होने के लिए काफ़ी अधिक ताप की और दाब की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे ड्यूट्रॉन है ये वाली चीज़, और ये बन गया ट्राइटियम, उसके बाद बन गया प्रोटॉन, और यहाँ पे एक 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे ऊर्जा भी मिलती है। और उसके बाद अगला हेडिंग है नाभिकीय ऊर्जा। भारी नाभिकों के विखंडन या हल्के नाभिकों के संयोग में
नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली कमी का ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसको हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो ये है सवाल नंबर 8 का जवाब, जिसको हमने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और साथ में आप अपने कॉपी पर लिख भी सकते हो और आप एक नोटबुक बना करके उसमें सीरियल वाइज आप सेटों को सॉल्व करके भी रख सकते हो। तो यह है सवाल नंबर 8 का जवाब। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 का ऑप्शनल। एक हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निम्नलिखित की गणना करो। बंधन ऊर्जा, ऊर्जा स्तरों की संख्या, आयनन विभव, कोणीय संवेग, गतिज ऊर्जा, ये सभी चीजों को निकालना है। तो इसमें दिया है ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा दी थी वो था ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने मान लिया कि वो n ऊर्जा स्तर की थी क्योंकि कन्फर्म नहीं वो कहाँ का था। तो ये इतनी उन्होंने कुल ऊर्जा दे रखी है। बंधन ऊर्जा इसकी 0 होती है, पहला पॉइंट, क्योंकि उसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता, न्यूट्रॉन होता नहीं, इसलिए न्यूक्लियन इसके अंदर एक ही है, इसलिए इसकी बंधन ऊर्जा हमेशा 0 रहेगी, चाहे यहाँ कुल ऊर्जा जो मर्जी वो हो। दूसरा आयनन विभव जो होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका ई हटा के और यहाँ का जो चिन्ह है इसको प्लस कर देंगे तो वो आयनन विभव की वैल्यू आ जाती है। ऊर्जा स्तरों की संख्या निकालनी है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुल ऊर्जा से डिवाइड कर देंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें ऊर्जा स्तरों की संख्या मिल जाएगी। और अगला है कोणीय संवेग का सूत्र होता है NH/2π, जहाँ ये है ऊर्जा स्तरों की संख्या 2, H की वैल्यू 6.63 या 6.62 गुणे 10⁻34 की रहेगा 2 गुणे 3.14। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2.11 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड। अगला है यहाँ पे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होती है वो कुल ऊर्जा की ऋणात्मक वैल्यू होती है। तो ऋण में पहले से दिया था 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके आगे ऋण लगा देंगे तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो ये है सवाल नंबर 8 का ऑप्शनल। ये यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये समाप्त हो रहा है। और उसके बाद ये जो 2 सवाल आपको दिख रहे हैं, कुंडली से यहाँ पे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट करो। तो ये सवाल का जवाब और ये सवाल का जवाब हमने एक अकेला ही प्लेलिस्ट बना के रखा है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर जो म्यूचुअल इंडक्शन की प्लेलिस्ट है आपको वहाँ पे मिल जाएगी, या फिर आप 2023 का जो अनसॉल्व का सेट है आपको ये चीज़ पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको समझाने की कोशिश की समझ में आया होगा। किसी तरीके का अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।